ये आप लोगों को बीटेक 4th सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, जो बीटेक 4th सेमेस्टर या 3rd सेमेस्टर के बच्चे पढ़ते हैं, उसमें आपको ये सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है। और सेकेंड यूनिट में भी आपको 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन का प्रॉब्लम करा रहा हूँ। इसके पहले भी कई लेक्चर, हम लगभग 2 या 3 लेक्चर में भी 1 डायमेंशनल हीट का इक्वेशन का प्रॉब्लम कराया हूँ। ये पेपर AKTU में 10 नंबर का 1 डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन से आना ही आना है। तो ये देख लीजिए, आपको 2006 और 2013 में आ चुका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही टाइप के हैं, तो आपको कराने जा रहा हूँ। और इसके पहले भी जितने भी वीडियो कराया हूँ सेकेंड यूनिट का, आप सब लोग पढ़िए वहाँ से। इसके पहले हम जो लगभग करा दिया हूँ, मिनिमम जो है 1 क्वेश्चन 10 नंबर का, अदरवाइज़ 2 क्वेश्चन 10 नंबर के AKTU में आएंगे। और जो करा रहा हूँ वीडियो में से ही आएगा, बाहर से तो नहीं आना है आपको। और 2-2 नंबर भी क्वेश्चन आएंगे, इसलिए इसके पहले जो सेकेंड यूनिट के क्वेश्चन हम करा रखा हूँ, आप उसको पढ़िए, वीडियो देखिए। अगर डाउट आता है तो आप पूछ भी सकते हैं। और उसके बाद और भी प्रॉब्लम इसमें बचा हुआ है। अभी 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन करा रहा हूँ, इसके बाद आपको 2 डायमेंशनल हीट इक्वेशन कराऊंगा। और कुछ पोर्शन इस यूनिट का है जो करा के आपको ख़त्म कर दूंगा। तो इस यूनिट से लगभग आपको 34 नंबर के आते हैं। एवरी यूनिट से आपको 34 नंबर के आते हैं। अगर आप एक यूनिट तैयार करके जाएंगे, 34 नंबर करेंगे, 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर का आता है, 3 आता है 10-10 नंबर का। लेकिन जो 10-10 नंबर का आता है, जो सेक्शन B में आएगा, तो उसमें ऑप्शन है, क्योंकि हर यूनिट से 10-10 नंबर के आएंगे। 10 क्वेश्चंस हर यूनिट से 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे। हर यूनिट से 1 क्वेश्चन आएगा, तो उसमें से 3 अटैम्प्ट करने होंगे। तो कोई 3 यूनिट अगर आप पढ़ लेते हैं तो सेक्शन B के पार्ट आप कर लेंगे। और जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सेक्शन A में, उसमें भी हर यूनिट से 2 क्वेश्चन 2-2 नंबर का आता है। जो सेक्शन C में है, और हर यूनिट से जो 2 क्वेश्चन आता है 10-10 नंबर, लेकिन उसमें ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक पार्ट करना होगा आपको। इसलिए सेक्शन C में 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन आते हैं एवरी यूनिट से, लेकिन ऑप्शन है उसमें से दोनों में से कोई एक करेंगे। और एक सेक्शन B में 10 नंबर का आएगा, वो करेंगे, फिक्स है। तो इस तरीके से आपको 30 नंबर हो गया, लेकिन करने होंगे आपको अटैम्प्ट 20। और 2-2 नंबर के 2 मीन्स आपको 24 नंबर एवरी यूनिट से तो करना ही करना है। पेपर में आएगा 34, लेकिन ऑप्शन है। तो इसलिए अगर आप 2 यूनिट तैयार करके जाते हैं, कम से कम 48 नंबर, मैक्सिमम 48 नंबर आप पाएंगे। और जो भी आप कर सकते हैं, तो देख लीजिए, लगभग मैं पहला यूनिट भी करा दिया हूँ 50%। और सेकेंड यूनिट जो करा रहा हूँ, इसमें लगभग 80% हम करा चुके हैं पहले ही। 20% बचा हुआ, उसी को आपको कराने जा रहा हूँ। तो इसमें से एक क्वेश्चन है, देख लीजिए, जो इम्पॉर्टेंट 2016 और 13 में आया हुआ। डिटरमिन द सोल्यूशन ऑफ 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन del U upon delta T equal to C square delta 2 upon del X square, where the boundary conditions are U0, T equal to 0 and ULT, 0 for T greater 0, and the initial condition Ux0 equal to X, L being the bar length of the bar की लंबाई लेंथ है। जब यहाँ दे दिया है ऑलरेडी डिटरमिन द सोल्यूशन ऑफ 1 डायमेंशनल इक्वेशन, इसका मतलब हमें जो 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन है उसका सलूशन भी फाइंड करना है, प्रूव करना है। यहाँ डायरेक्ट जो है फार्मूला नहीं लगाएंगे, इसको डिराइव करके पहले फार्मूला निकालना पड़ेगा, तब आपको अप्लाई करेंगे, कंडीशन अप्लाई करके सलूशन निकालना होगा। जहाँ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, डिटरमिन द सलूशन ऑफ 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन या सॉल्व द 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन, वहाँ इसका मतलब आपको फार्मूला डिराइव करना नेसेसरी ज़रूरी है। वहाँ स्टेप मार्किंग होगा। और जहाँ नहीं लिखा है इस तरीके के, वहाँ आप डायरेक्ट यूज करके लगा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे, टीचर भी कंफ्यूज में रहते हैं और बच्चे भी, एवरी क्वेश्चन में जो है पहले फार्मूला डिराइव करते हैं, तब उसके बाद क्वेश्चन लगाते हैं। लेकिन एवरी क्वेश्चन में लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ आपको इस तरीके क्वेश्चन दिया हुआ, डिटरमिन द सॉल्यूशन ऑफ 1 डायमेंशनल वेव हीट इक्वेशन, वहाँ अप्लाई करेंगे और लगाएंगे। तो देख लीजिए, क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ आप लोगों को। और एवरी स्टूडेंट जो है इसको शेयर कीजिए, और जितने भी 3rd 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं इसको पढ़ेंगे तभी इंटरेस्ट लगेगा। अदरवाइज आपको बीच में छोड़ दिया था पढ़ाना, इसलिए कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। अगर पढ़ते तो अब तक हमने कम से कम 3 यूनिट तो करा ही दिया होता आप लोगों को। तो देखिए, अगर आप लोग कुछ इंटरेस्ट लेते हैं तो फिर आगे कंटिन्यू करके 2nd और 1st यूनिट तो कंप्लीट करा दूँगा, और 3rd में भी कुछ कराने की कोशिश करेंगे। इसका सलूशन देख लीजिए। सबसे पहले 1 डायमेंशनल हीट इक्वेशन दिया हुआ है, वहाँ दिया हुआ गिवन है, तो लिखेंगे 1 डायमेंशनल
डायमेंशनल हीट इक्वेशन। डेल्टा यू अपान डेल्टा टी इक्वल टू सी स्क्वायर और डेल्टा 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर है। इसको बना लेंगे वन, क्योंकि फार्मूला निकालना देख लीजिए। यू किसका फंक्शन है? यू इज़ ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। यू को टी के सापेक्ष भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यू को एक्स के सापेक्ष भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मीन्स कि यू एक्स और टी का फंक्शन है। तो इसको सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, फार्मूला निकालने जा रहे हैं। सो वी एज्यूम दैट यू एक्स टी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी। सेकेंड बना लेंगे बी द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। हम मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट का सॉल्यूशन है। अब वेयर कैपिटल एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड टी इज ए फंक्शन ऑफ टी ओनली है। लिखना जरूरी है क्योंकि इस पे स्ट्रिंग मार्किंग है। वेयर कैपिटल एक्स is a function of x only and capital T is a function of t only। ये इस पे स्टेप मार्किंग है, एक नंबर मिलते हैं तो आपको लिखना ज़रूरी होता है, डायरेक्ट नहीं लगाते हैं। वी एज्यूम दैट यू एक्स टी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स मीन्स कैपिटल एक्स इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, टी इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल टी। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके डेल यू अपान डेल्टा टी निकालेंगे और डेल्टा 2 अपान डेल एक्स स्क्वायर निकालेंगे, फिर पुट कर देंगे। तो देख लीजिए डेल इसको डिफ्रेंशिएटिंग सेकेंड पार्शली with respect to t and x both side। तो पहले t के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो गया डेल यू अपान डेल्टा टी। जब u को पार्शली डिफरेंशिएट करेंगे डेल यू अपान डेल्टा टी, क्योंकि u t और x का फंक्शन है इसलिए यहाँ पार्शियल डिफरेंशियल रहेगा और इक्वल टू x का फंक्शन है इसलिए कांस्टेंट हो गया और t का डिफरेंशियल करेंगे तो dt अपान dt। यहाँ देख लीजिए कैपिटल डी टी अपान डी टी है, क्यों? टी केवल टी का फंक्शन है इसलिए यहाँ डी टी अपान डी टी लिखेंगे। यहाँ डेल नहीं लगाएंगे, इस तरीके से डेल लगाएंगे गलत हो जाएगा। ये पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है, टी की मीन्स केवल टी का फंक्शन है इसलिए टोटल डिफरेंशियल है लिखेंगे। अब यू को एक्स सापेक्ष सो डेल्टा यू अपान डेल्टा एक्स निकालेंगे तो यार टी इज कांस्टेंट, टी कांस्टेंट एक्स का डिफरेंशियल हो जाएगा डी एक्स अपान डी एक्स। यहाँ भी एक्स केवल एक्स का फंक्शन है। यहाँ से अगेन डेल्टा 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए, ये हो गया टी इंटू डी टू एक्स अपान डी एक्स स्क्वायर। अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ देख लीजिए, पुट कर देंगे क्वेश्चन 1 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डेल्टा यू अपान डेल्टा टी एंड डेल्टा 2u upon delta x square in equation first। in equation first we have इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। अब देख लीजिए ये हो गया डेल यू अपान डेल्टा की वैल्यू x, ये हो गया डी टी अपान डी टी इक्वल टू और सी स्क्वायर हो गया और जहाँ डेल्टा 2 अपान डेल एक्स की वैल्यू पुट करेंगे सी टी, ये हो गया डी टू एक्स अपान डी एक्स स्क्वायर। ये चीज़ हो गया। यहाँ से डिवाइड एवरी टर्म में पुट करने के बाद डिवाइड करते हैं। डिवाइड ये हो गया एक्स और सी स्क्वायर टी बोथ साइड, दोनों साइड में डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगा 1 अपान सी स्क्वायर टी और डी टी अपान डी टी इक्वल टू ये हो गया आपका 1 अपान एक्स, ये हो गया डी टू एक्स अपान डी एक्स स्क्वायर। ये चीज़ हो गया। आप देखिए वेरिएबल सेपरेबल में सेपरेट हो चुका है। जब आपको वेरिएबल सेपरेबल में सेपरेट हो जाए तो इसके बाद आपको यहाँ से मान लेते हैं, यही कहते हैं इसको मेथड ऑफ वेरिएबल और सेपरेबल। इक्वल टू हम मान लेते हैं कांस्टेंट मानेंगे, तो चूँकि इस प्रॉब्लम में लगाना है तो डिटरमिन करना है तो यहाँ आप अपने मान से यहाँ से मान लीजिए माइनस पी स्क्वायर मान लेते हैं।
मानने के लिए के मानते हैं और के लेस देन 0, के ग्रेटर 0, के इक्वल 0 पे 3 कंडीशन में के लेस देन 0, के ग्रेटर 0, के इक्वल 0 पे डिस्कस करते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम में प्रॉब्लम करा रहा हूँ, सो यहाँ हमेशा मानेंगे -p²। सी सो यहाँ से अलग कर लीजिए, देख लीजिए ये हो गया 1/c²। यहाँ नोट करते रहिएगा। ये हो गया 1/c²t और dt/dt लिख सकते हैं, ये सेपरेट होके -p²। और यहाँ से 1/ सेपरेट कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल, d2x/dx² को लिख सकते हैं -p²। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, देख लीजिए सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। ये आपका d2x/dx² है। यहाँ से आप लाइन खींच लीजिए। तो आपको दो पार्ट में, पहले देखिए 1/x d2x/dx² इक्वल टू p², तो इधर लाएंगे आप, हो जाएगा आपका +p² इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई x बोथ साइड। इसको सॉल्व करना है। ये हो गया आपको x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो d2x/dx² प्लस p² कैपिटल X इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं d² प्लस p² और x इज कॉमन 0। कैपिटल D मीन्स d2/dx²। कैपिटल D रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ, इस केस में d/dx को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया d² प्लस p² x इक्वल टू 0। अब ये देख लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट है। अगर लीनियर डिफरेंशियल कांस्टेंट कोफिशिएंट होता है, इस केस में फाइंड करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, जहाँ d है वहाँ m पुट कर दीजिए m², और जहाँ p आने देंगे p² और x इक्वल टू हो गया 1 इक्वल टू 0। तो m² इक्वल टू माइनस, यहाँ से m² की वैल्यू हो गई -p²। सो m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा इंटू p आ गया। देन यहाँ से CF निकालेंगे। CF मीन्स कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ये होगा देखिए C1, इसको 0 टू अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। अगर इस टाइप का रूट कहीं आता है, देख लीजिए, अगर एक फार्मूला है, अगर कहीं m की वैल्यू अगर अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा इस प्रकार फाइंड होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया है। अगर इस तरीके से m की वैल्यू अगर m इक्वल टू अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा आर द रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन CF का फार्मूला होता है e⁴ x ब्रैकेट में C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा x। ये आपका फार्मूला होता है। ये फार्मूला है। रियल पार्ट, जो रियल पार्ट है उसको अल्फ़ा लेते हैं, तो e⁴x ब्रैकेट में C1 cos बीटा x प्लस C1 जो है cos बीटा, जो आयोटा का कोफिशिएंट है, यहाँ ले लेंगे C1 cos बीटा x प्लस C2 sin बीटा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके कंपेयरिंग यहाँ से कंपेरिजन करके यहाँ फार्मूला लगाते हैं। देख लीजिए, ईयर अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, ये हो जाता है आपका e⁴x। यहाँ से हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका e⁴x, अब ब्रैकेट में हो गया C1 cos px प्लस C2 sin px। इसकी वैल्यू होगी, और यहाँ pi राइट हैंड साइड 0 है, तो pi 0 होता है। सो यहाँ से x इक्वल टू फाइंड हो गया CF प्लस pi, दैट इज x इक्वल टू हो गया आपका C1 cos px प्लस C2 sin px। इसकी वैल्यू आ गई। इसी तरीके से यहाँ से एक टाइप और निकालेंगे, दो पार्ट है, 1/c²t, ये हो गया dt/dt इक्वल टू, यहाँ -p² माना गया है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, dt रहने दीजिए। ये हो गया dt/t इक्वल टू -p² c², ये हो गया आपका dt। अब देख लीजिए, विच इज वेरिएबल आर सेपरेबल, मतलब कैपिटल T का कोफिशिएंट एक साइड में है और स्मॉल t का कोफिशिएंट एक साइड में है। विच इज वेरिएबल आर सेपरेबल, देन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों साइड में। सो 1/T dt इक्वल टू, ये हो गया आपका इंटीग्रल आप -p² c² dt प्लस इंटीग्रेशन आप कांस्टेंट, इसको लाग आप मान लीजिए। आप देखिए C1 C2 आ चुका है, C3 मान लेंगे। अब ये हो गया आपका log t, इसको इधर लाएंगे तो -log C3 इक्वल टू, ये हो गया आपका इंटीग्रल आप p²। देखिए इंटीग्रल आप p²
पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी है, तो हो गया माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर और टी आ गया, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ से लाग एम अपान एन लाग टी अपान लाग सी थ्री इक्वल टू, ये हो गया माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर टी। सो यहाँ से टी अपान सी थ्री इक्वल टू हो गया ई टू पावर माइनस ये सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी, दैट इज़ टी इक्वल टू सी थ्री ई टू पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी, ये फाइंड हो गया। आप पुटिंग द वैल्यूज आप कैपिटल एक्स एंड कैपिटल टी इन इक्वेशन सेकेंड में पुट कर देंगे, ये सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा। जो यहाँ कहा था डिटरमिन द सोल्यूशन ऑफ द वन डायमेंशनल वेग इक्वेशन, तो उसका सोल्यूशन यहाँ फाइंड हो जाएगा। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ the value of capital X and capital T in equation आप सेकेंड में पुट कर दीजिए, वी गेट, यहाँ से आपका सोल्यूशन फाइंड हो जाएगा। तो यू एक्स टी इक्वल टू ये हो गया आपका सी वन कास पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स ब्रैकेट बंद, ये हो गया आपका सी थ्री ई टू पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। ये आपका जो आया इसको बना लेंगे, कोई इक्वेशन बना चुका हूँ दो इक्वेशन, इसको बना लेंगे थ्री। ये जो आपका सलूशन आया इक्वेशन थ्री जो है, ये फर्स्ट का सलूशन फाइंड हो गया। जो क्वेश्चन इसमें आया था आपका डिटरमिन द सलूशन ऑफ द वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, तो इसका सलूशन ये हो गया यू एक्स टी इक्वल टू सी वन कास पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स अब ब्रेकेट बंद सी थ्री ई टू पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी, ये इसका सलूशन होगा। देख लीजिए इसमें कितने आर्डर हैं, ये वन टाइम डिफरेंशियल है, यहाँ टू टाइम डिफरेंशियल है, टोटल मिलके थ्री टाइम हो गया। थ्री टाइम मतलब यू को एक्स के हिसाब से डिफरेंशिएट हुआ टू टाइम, या यू को टी के, मतलब थ्री आर्डर हो गया तीनों जोड़ने पे। जितने आर्डर होगा दोनों साइड जोड़ने पे उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट सॉल्यूशन में होने चाहिए। देख लीजिए यार C1 C2 C3 आर थ्री आर्बिट्री कांस्टेंट, तीन से कम नहीं होगा, और तीन से कम हो जाएगा तो ये आपको जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा, न तो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इसलिए जितने आर्डर होते हैं दोनों साइड पे उतने ही नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट होने चाहिए, और उतने ही कंडीशन होगा इसको सॉल्व करने के लिए इसका सॉल्यूशन। अब इसके आगे आपको जो दिया हुआ है कि वेयर द बाउंड्री कंडीशन यूज करके इसका सॉल्यूशन निकालना है, अब उसको कराने जा रहे हैं। शायद यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके आगे का पोर्शन, एवरी क्वेश्चन में जहाँ ये वर्ड नहीं लिखा रहेगा डिटरमिन द सॉल्यूशन ऑफ द वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये पोर्शन इतना आपको करने की ज़रूरत नहीं है। एवरी क्वेश्चन में जहाँ कहा रहेगा, जहाँ लिखा रहेगा सॉल्व द हीट इक्वेशन या सॉल्व डिटरमिन द सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ हीट इक्वेशन, वहाँ पूरा करना है। अदरवाइज आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा। लेकिन इसमें कंप्लीट क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करना होगा। ये भी अगर आता है पेपर में इम्पॉर्टेंट है। अब आपको जा रहे हैं इसको, इसके आगे के पोर्शन को सॉल्व करने के लिए। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसी को सॉल्यूशन मानेंगे। इसके आगे का पोर्शन करना है इसी में। आप लोगों के पास टाइम कम है, इसलिए 2 यूनिट आप पहले ढंग से पढ़िए और तैयार कीजिए। कम से कम आपको 48 नंबर मिलेंगे, नहीं तो रिजल्ट आप लोगों का बहुत ही स्थिति ख़राब हो जाएगी, अच्छा नहीं आएगी। इसलिए जो लोग नहीं पढ़े हैं वो 2 यूनिट ज़रूर ढंग से पढ़ें, और जितने वीडियो कराएँ उसको ज़रूर क्लियर करें। अब इसके बाद हमें देख लीजिए वो सॉल्यूशन हो गया, हम मान लेंगे सॉल्यूशन है, थर्ड बना लिए। अब द बाउंड्री कंडीशंस आर, द बाउंड्री कंडीशंस आर, देख लीजिए कितने बाउंड्री कंडीशंस हैं, 3 होनी चाहिए जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है। पहला बाउंड्री कंडीशन यहाँ गिवन है, फर्स्ट यू जीरो कामा टी इक्वल टू जीरो एवरी टी। सेकेंड बाउंड्री कंडीशन है यू एल कामा टी इक्वल टू जीरो एवरी टी, प्रत्येक टी के लिए वैल्यू है और टी की वैल्यू ग्रेटर जीरो होना चाहिए। और थर्ड बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है ये यू एक्स कामा जीरो इक्वल टू एक्स, और यहाँ टी नहीं जीरो होगा, फार टी के लिए टी इक्वल टू जीरो के लिए हुए है, फार टी इक्वल टू जीरो के केस में है। और एक्स वेरी करेगा वेयर एक्स वेरी करेगा जीरो लेस देन एक्स लेस देन एल, ये चीज़ है।
अब इसी कंडीशन को बारी बारी यूज करेंगे इक्वेशन थर्ड में, उसके बाद रिजल्ट फाइंड हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और इम्पॉर्टेंट 2006-13 में आया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो पहला बाउंड्री कंडीशन यूज करेंगे। उसके लिए देख लीजिए, यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट, बाउंड्री कंडीशन फर्स्ट में क्या है देख लीजिए, हियर एक्स की वैल्यू 0 है यहाँ, व्हेन एक्स इक्वल टू 0 आई यू 0 टी इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड में अप्लाई करेंगे। इन इक्वेशन थर्ड भी है, थर्ड में अप्लाई कर रहे हैं, जहाँ जहाँ थर्ड में एक्स के 0 पुट करेंगे और यू 0 टी की वैल्यू 0, ती साइड में 0 आ गया। ये हो गया आपका C1 कास एक्स की वैल्यू 0, कास 0 मीन्स 1 प्लस C2 साइन 0 की वैल्यू 0। ये हो गया आपका C3 ई टू पावर माइनस C स्क्वायर पी स्क्वायर टी। ये आ गया 0 इक्वल टू C1 C3 ई टू पावर माइनस C स्क्वायर पी स्क्वायर टी। अब देख लीजिए द प्रोडक्ट ऑफ दिस 0, इस प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है, लेकिन C3 0 नहीं हो सकता। अगर C3 0 होगा तो इस पूरे सोल्यूशन में हम पुट करेंगे, पूरा सोल्यूशन 0 हो जाएगा। तो इसलिए C3 कैन नॉट इक्वल टू 0, यहाँ से C3 0 नहीं होगा, C3 कैन नॉट इक्वल टू 0। यहाँ C1 इक्वल टू 0, क्योंकि इसका प्रोडक्ट 0 है, तो C1 कैन नॉट इक्वल टू 0 एंड एक्सपोनेंशियल कैन नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर C3 0 हो जाएगा तो पूरा सोल्यूशन 0 हो जाएगा, इसे 0 नहीं हो सकता है, एक्सपोनेंशियल पावर 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब C1 0 होगा। क्योंकि 0 क्यों होगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट की वैल्यू इसकी 0 आ रही है, इसलिए C1 0 होगा। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ C1 इन इक्वेशन थर्ड, द वैल्यू C1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका u एक्स टी इक्वल टू C1 की वैल्यू 0, तो हो गया C2 C3 साइन पी एक्स ई टू पावर माइनस C स्क्वायर पी स्क्वायर टी। ये प्रॉब्लम होगा, इसको बना लेंगे इक्वेशन 4। अब इसके बाद हमें यूज करना बाउंड्री कंडीशन सेकेंड, पहले फर्स्ट यूज करेंगे फिर सेकेंड फिर थर्ड। तो सेकेंड यूज करने जा रहे हैं, देख लीजिए, यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन सेकेंड में क्या है, एक्स की वैल्यू L है, व्हेन एक्स इक्वल टू L और यू एल टी इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 4। अभी 4 वाले में पुट करेंगे, 4 में पुट करेंगे, देख लीजिए इसकी वैल्यू हो गई 0, यह आ गया C2 C3 और जहाँ x है x की जगह पे L, तो ये हो गया साइन PL और यहाँ से ये हो गया आपका ई टू पावर माइनस C स्क्वायर पी स्क्वायर टी। अब देख लीजिए द प्रोडक्ट इज 0। अब C2 C3 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर C2 C3 0 हो जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू 0 आएगी सोल्यूशन। यहाँ C2 कैन नॉट इक्वल टू 0 एंड C3 कैन नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये भी 0 नहीं है, ये भी नहीं है, एक्सपोनेंशियल भी 0 नहीं है। इसका मतलब यहाँ से साइन PL इक्वल टू 0, तो साइन PL इक्वल टू होता है साइन n पाई की भी वैल्यू 0 होती है। सो PL इक्वल टू हो गया आपका n पाई, सो P की वैल्यू हो गई n पाई अपान L। यहाँ से P की वैल्यू फाइंड हो गई, n पाई अपान L आ गया। अब इस P की वैल्यू जो है इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे, उसके बाद बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। आपको थर्ड लगाना होगा, ये आपको हो चुके हैं ये सब। अब इसके बाद पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P, वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में पुट कर दीजिए, तो यहाँ से जो आएगा आपका u एक्स टी इक्वल टू हो गया आपका C2 C3 और ये हो गया साइन P की वैल्यू n पाई x अपान L
ई टू पावर माइनस यू सी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर टी अपान ये हो गया एल स्क्वायर, ये आया। अब यहाँ से हमें करना क्या है, हमें एक्स दिया हुआ तो यहाँ सबसे पहले द मोस्ट जनरल सोल्यूशन निकालेंगे। द मोस्ट जनरल सोल्यूशन ये हो जाएगा आपका यू एक्स टी इक्वल टू, यहाँ जहाँ भी मोस्ट जनरल सोल्यूशन निकालेंगे तो यहाँ सिग्मा में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट। और C2 को एक कांस्टेंट डी एल ले लेंगे, और ये हो गया आपका साइन एन पाई एक्स अपान एल ई टू पावर माइनस सी स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अपान एल स्क्वायर इंटू टी। ये इक्वेशन बना लेंगे 5, ठीक है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, बी एन निकालना है। किस यूजिंग द कंडीशन थर्ड यूज करके यहाँ से बी एन निकालना है। तो यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन थर्ड में क्या दिया हुआ देख लीजिए, टी की वैल्यू 0 है और यू एक्स 0 इक्वल टू 0। थर्ड में है व्हेन टी इक्वल टू 0 और यहाँ से यू एक्स 0 की वैल्यू एक्स है और वेयर दिया हुआ है कंडीशन एक्स की वैल्यू 0 लेस देन एक्स लेस देन एल है एल। अब यहाँ अप्लाई कर दीजिए इन इक्वेशन 5 में अप्लाई करेंगे तो ये इस साइड में आ गया आपका एक्स, ये हो गया सिग्मा यानी इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, ये हो गया बी एन और टी इक्वल टू 0 टी पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई। आ गई आपकी साइन एन पाई एक्स अपान एल। अब देख लीजिए, अब ये हमारा हाफ रेंज साइन सीरीज है। वेयर यहाँ से बी एन की वैल्यू निकल जाएगी, वेयर बी एन इक्वल टू फार्मूला होता है 2 अपान एल 0 से एल और एफ एक्स मीन्स ईयर एक्स है एक्स आई हो गया साइन एन पाई एक्स अपान एल डी एक्स। ये यहाँ से हाफ रेंज साइन सीरीज है, हाफ रेंज साइन सीरीज विच इज़ कॉल्ड हाफ रेंज साइन सीरीज। फोरियर सीरीज में पढ़ाया जाता है हाफ रेंज साइन सीरीज। इसका फार्मूला अगर ये एफ एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू ईयर एक्स है, एक्स इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट बी एन साइन एन पाई एक्स अपान एल। टी की वैल्यू 0 पुट की है, टर्म 0 आ गया। यहाँ से हमें बी एन निकालना है और बी एन के लिए हाफ रेंज साइन सीरीज में फार्मूला होता है बी एन इक्वल टू 2 अपान एल 0 से एल। यहाँ से बी एन निकालना है, इसके लिए फार्मूला ये होता है 2 अपान एल 0 से एल, जो यहाँ दिया हुआ कंडीशन 0 से एल। तो यहाँ से 0 से एल जब हाफ होगा 2 अपान एल हमेशा होगा और इस साइड में जो भी दिया रहेगा यहाँ एक्स है तो एक्स और ये साइन एन पाई एक्स अपान एल। यहाँ से इंटीग्रेट करके बी एन की वैल्यू निकालनी है। अब देख लीजिए, अगर यहाँ से बी एन की वैल्यू निकालनी है तो बी एन इक्वल टू 2 अपान एल हो गया। इसको इंटीग्रेट करना है, यू फार्मूला से इसको यू मान लेंगे, इसको वी मान लेंगे। तो इंटीग्रेट करते हैं यू मीन्स एक्स, वी जिसको मानते हैं उसका इंटीग्रल माइनस कॉस एन पाई एक्स अपान एल एंगल में है डिवाइड बाई एक्स का कोशिएंट एन पाई अपान एल। ये हो गया u इंटू वी का इंटीग्रल, जिसको वी मानते हैं उसका इंटीग्रल माइनस u का डिफरेंशियल, u का डिफरेंशियल जो x है उसका डिफरेंशियल लेंगे 1 और इसका इंटीग्रल लेंगे कास, इसका पूरे का इंटीग्रल लेंगे तो कास का हो जाएगा साइन, यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो ये हो गया साइन एन पाई एक्स अपान एल, ये एंगल है डिवाइड बाई एन पाई अपान एल है और यहाँ ऑलरेडी एन पाई अपान एल है, ये हो गया एन पाई अपान एल का स्क्वायर हो गया ब्रैकेट में। और लिमिट है आपका 0 से एल। अब इसमें अपर एंड लोअर लिमिट पुट करके सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा ये वैल्यू हो जाएगी। देख लीजिए, यहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में आते रहते हैं 2 अपान एल। यहाँ से पहले टर्म में यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे नहीं कर पाते हैं। इस टर्म में अपर एंड लोअर पहले टर्म में जो कांस्टेंट टर्म है उसको कॉमन लेते हैं, देखिए माइनस है और यहाँ आपको माइनस एल अपान एन पाई ये कॉमन हो गया, कांस्टेंट टर्म साइन के साथ कॉमन। अब इसमें पुट करेंगे एक्स इक्वल टू एल, हो गया एल और कास एक्स इक्वल टू एल पुट करेंगे तो एल अपान एल कैंसिल कास एन पाई। अब पुट एक्स इक्वल टू 0 पे 0 हो गया लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस, ये पलट के जाएगा एल स्क्वायर अपान एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ब्रैकेट में
आप पुट x इक्वल टू एल तो साइन एन पाई, आप पुट x इक्वल टू 0 साइन एन 0। इसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी भी साइन एन पाई की वैल्यू 0 होती है। कास एन पाई की वैल्यू -1 टू पावर एन होती है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। सो देख लीजिए बी एन की वैल्यू हो गई आपकी, यहाँ लिख सकते हैं ये एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये सारे टाइम 0 हो चुके हैं। यहाँ बचा हुआ देख लीजिए, यहाँ से एक ये हो गया एल इंटू एल, एल स्क्वायर हो जाएगा तो एक एल यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा -2l अपान एन पाई, अब -1 टू पावर एन, ये बी एन की वैल्यू हो गई। अब पुटिंग द वैल्यूज आप बी एन इन इक्वेशन 5 में पुट कर देंगे, वही आंसर हो जाएगा। सो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ बी एन इन इक्वेशन 5 वी गेट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। पुटिंग the value of Bn in equation 5 we have ये आपका सलूशन हो गया। 10 नंबर में आता है पेपर में, और ये सलूशन होगा तब ये हो गया आपका u x t इक्वल टू, ये हो गया आपका सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट, और Bn की वैल्यू हो गई, देखिए निकाल चुका हूँ, -2l अपान एन पाई और -1 टू पावर एन, ये साइन एन पाई एक्स अपान एल एंगल में है, और ई पावर माइनस ये हो गया एन स्क्वायर सी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपान एल स्क्वायर टी। ये आपका आंसर हो गया। अगर यहाँ आड और इवन चेक करना हो, यही हो गया, या थोड़ा सा कॉमन ले लेगा यहाँ, कांस्टेंट टर्म मीन्स -2, अगर -2l लिख सकते हैं, या यहाँ प्लस करना हो तो 2l अपान पाई और सिग्मा n इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट -1 टू पावर n प्लस 1 लिख सकते हो अपान n। ये हो गया आपका साइन n पाई एक्स अपान एल, और ई पावर -n स्क्वायर, ई पावर -n स्क्वायर सी स्क्वायर पाई स्क्वायर अपान एल स्क्वायर टी। ये आपका आंसर है 10 नंबर का। तो आप इसको तैयार कीजिए, प्रैक्टिस करेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आएगा, कर सकते हैं। और पढ़ेंगे आप वीडियो को तो करेंगे, और प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन को नोट भी कर लीजिए। यही क्वेश्चन में 2012 2013 और 6 में आया है, यही आंसर भी आया होगा, दूसरा नहीं आ सकता। 2 का फर्स्ट है, यही आपका आंसर आया हुआ है। तो देख लीजिए, आपको आंसर कंप्लीट सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और सारे स्टूडेंट पढ़िए, तभी आपको कराने में इंटरेस्ट लगेगा, अदरवाइज फिर वैसे ही होगा।